नमस्कार साथियों, आज 1 नवंबर 2024 का दिन है। आज हमारे खेत में गेहूं की बुआई का श्री गणेश होने जा रहा है। इस 1 एकड़ ज़मीन में मैं 2 वैरायटियां लगाऊंगा और दोनों वैरायटियां बहुत ही टॉप वैरायटियां हैं जिनका पिछले सालों में बहुत तगड़ा उत्पादन निकलता आ रहा था। अब की बार इन दोनों का हम कंपेयर करके देखेंगे और बराबर खेत के अंदर वही हमने इस खेत के अंदर बेसल डोज में जो भी खाद डाले जाते हैं वो डालें। टोटल मतलब ज़मीन की पूरे खेत की एक समान इसकी ताकत है। अब एक समान ताकत के अंदर देश की जो टॉप वैरायटी है उनमें से 2 वैरायटियाँ अब उनको अपन देखेंगे आगे चलकर कि उनका उत्पादन कितना कम या ज़्यादा निकलता है। उन दोनों का अपन कंपेयर करेंगे। अभी हमारे पास रिसेंट 2-3 दिनों से लगातार कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि भाई हम पिछले 2-3 सालों से यार टॉप वैरायटियां तो अपने खेतों में लगाते आ रहे हैं, लेकिन उनका उत्पादन हमें पूरा नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे क्या कारण? तो साथियों, आज की हमारी वीडियो होने वाली गेहूं की बुआई करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और गेहूं का पर एकड़ अगर आपको तगड़े से तगड़ा उत्पादन चाहिए तो आपको वो कौन सी गलतियां जिनको नहीं दोहराना चाहिए। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, सन 2024 का गेहूं फसल के जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी उसका ये दूसरा वीडियो। इससे पहला वीडियो हमने वैरायटी के ऊपर डाला था कि किस वैरायटी को हमें अगेते में लगाना चाहिए, किस वैरायटी को पछेते में लगाना चाहिए, किस वैरायटी को हमें बीच के दिनों में लगाना चाहिए, जिनका उत्पादन गए सालों में सबसे ज़्यादा निकला था। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे वो 4-5 सावधानियां जिनकी बदौलत हम गेहूं का उत्पादन बम्पर से कहीं ज़्यादा बम्पर ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो किसान सबसे बड़ी गलती करता है जिसकी वजह से हमारे देश में लगातार गेहूं का जो उत्पादन है खेतों में कम होता जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है भैया हम क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाते हैं। हमारे देश के अंदर किसान है वो एक खेत के अंदर ही लगातार गेहूं की बुआई करता है। उसने पिछले साल भी अपने उसी खेत में गेहूं की बुआई की, उससे अगले साल भी उस खेत के अंदर गेहूं ही था और अब की बार भी वो लगातार तीसरे साल गेहूं की बुआई करने जा रहा है। सबसे बड़ा कारण है गेहूं के कम उत्पादन में। आप चाहे कैसी ही वैरायटी अपने खेत में लगा लो, आप चाहे कितना ही खाद डाल लो, कुछ भी कर लो, उत्पादन आपका साल दर साल कम होता चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये सावधानी बरतनी है कि भैया हमें अपने खेत के अंदर क्रॉप रोटेशन अपनाना है, मतलब फसल चक्र अपनाना है। अब की बार गेहूं की बुआई की, अगले साल हमें दूसरी फसल की बुआई करनी है। अब दूसरी बड़ी गलती जो हमारे देश में 90% किसान करते हैं, खेत की अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। भैया आपके खेत में जो भी कोई पुरानी फसलों के अवशेष थे या फिर आपने अपने खेत के अंदर जो भी कुछ पहले फसल बो रखी थी उनको आपने अच्छे से ना तो ज़मीन के अंदर रोटावेट किया, ना ही आपने अच्छे से खेत की जुताई की, ना ही आपने खेत की जुताई करने के बाद उसके अंदर जो पड़े हुआ करते हैं ना वो अच्छे से की। अगर आपके खेत के अंदर पुरानी फसलों के अवशेष अगर बचे होंगे और आपने ऊपर से उसमें गेहूं की बुआई कर दी तो निश्चित तौर पर आपके खेत के अंदर देखना भैया मिट्टी में एक तो दीमक का प्रकोप बढ़ेगा, वो आगे चलकर आपकी फसल की जड़ों को रोकेगा और फसल के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। दूसरा, जिन खेतों के अंदर कच्चा चाहे खाद हो या कच्चा चाहे फसलों का अवशेष हो वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए होंगे तो वहां पर आप देखना एक तो आपका जो बीज है ना वो कम जर्मिनेट होगा। अगर वो जर्मिनेट भी हो जाएगा तो आगे चलकर वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। अगर आपने पहले अपने खेतों के अंदर कोई भी फसल लगा रखी थी तो उसको अच्छे से आपको रोटावेट कर मिट्टी के अंदर मिला देना है। अब उसको पूरी तरह से डिकम्पोज करने के लिए ना आपको क्या करना है, जब आप उसके अंदर पड़ेवा करने जा रहे हो अपने खेत में, उस टाइम के ऊपर आपको पर एकड़ 20 किलो से लेकर 50 किलो के बीच में आपको यूरिया है वो छिटक देना है। फिर उसके अंदर आपको सिंचाई करनी। अब यूरिया है ना वो पानी और मिट्टी के अंदर जाके और जो भी आपके खेत के अंदर पड़े हुए जो फसल अवशेष है उनको जल्दी से जल्दी वो डिकम्पोज करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। अब बताता हूँ तीसरी गलती जो हमारे देश में 90% किसान करते हैं। देखिए भैया, अब ये हमारा खेत देख रहे हो ना आप, इस खेत के अंदर मैंने अच्छे से जुताई की, बहाई की, उसके बाद पड़ेवा किया, पड़ेवा करने के बाद फिर जुताई की, फिर इसमें मैंने बेसल डोज में वो संतुलित मात्रा में उर्वरक डाले जिनको हमारी फसलों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए मैं बैठ के दिखाता हूँ। एक तो मेरे खेत की अभी देखिए आप मिट्टी एकदम भुरभुरी है, आप देख सकते हो। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी भी है ताकि जो बीज इसके अंदर जाएंगे वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाएंगे। तो तीसरी गलती जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसान करते हैं, या फिर मैं बोलूँ 90% किसान करते हैं, वो बेसल डोज में संतुलित मात्रा में खाद नहीं दे पाते हैं भाई। वो या तो डीएपी दे देते हैं या फिर डीएपी के अलावा जो सिंगल सुपर फास्फेट है उनको दे पाते हैं अगर डीएपी नहीं मिल रहा होता।
लेकिन दोस्तों हमारी फसलों को, विशेषकर गेहूं की फसल को ना फॉस्फोरस भी चाहिए। फॉस्फोरस मिलेगा आपको डीएपी से या सिंगल सुपर फास्फेट से। कोशिश कीजिए डीएपी मिल रहा है या फिर एनपीके के कुछ ग्रेड आते हैं 12, 32, 16 या अलग अलग। कुल मिला के आपको फॉस्फोरस शुरुआती चरण में ही जितना फॉस्फोरस की पूरी मात्रा होती है ना गेहूँ फसल की, वो शुरुआत में आपको बेसल डोज में खेत की तैयारी करते वक्त आपको दे देनी है। अगर मैं डीएपी के हिसाब से बताऊं तो आपको 1 एकड़ जमीन में कम से कम 35 किलो से लेकर 50 किलो डीएपी है ना, वो अपने खेत के अंदर शुरुआती चरण में बेसल डोज में दे देना। अब फॉस्फोरस तो हो गया उनकी जड़ों के लिए, अच्छे से जड़ें ताकि अच्छे से चल पाए और आगे चलकर उसके अंदर जो कल्ले हैं ना उनका निर्माण हो पाए। दूसरी आवश्यकता पड़ती है भैया नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन हमारे देश का मैं बता रहा हूँ 90 नहीं 95% किसान है ना, वो शुरुआत में जब आप बेसल डोज में खाद डाल रहे हो उस टाइम पर नहीं दे पाता। चलिए ठीक है भैया, अगर आपने डीएपी डाला है तो उसके अंदर कुछ मात्रा नाइट्रोजन की डीएपी के रूप में हमें मिल गई। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हो केवल, तो उसमें आपको नाइट्रोजन जरूर लेना है। डीएपी भी डाल रहे हो ना तो भी आपको 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से कम बता रहा हूँ यूरिया है ना, वो आपको बेसल डोज में दे देना, ताकि हमारी फसल जैसी जर्मिनेट हो शुरुआत से उसको नाइट्रोजन अच्छे से मिलना स्टार्ट हो जाए। और जब तक हम पहले सिंचाई करें 21 दिन से 25 दिन के लगभग, तब तक हमारी फसलें अच्छे से ग्रोथ कर जाए। तीसरा खाद जो हमें देना म्यूरेट ऑफ पोटाश। अब म्यूरेट ऑफ पोटाश के जैसे रेट बढ़े हमारे किसान इससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जितने भी खाद आप डालोगे ना, अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश की कमी आपके खेत में होगी तो आपके फसल से बढ़िया उत्पादन सोच ही नहीं सकते आप। क्योंकि जितने भी खाद होंगे, जितने भी पोषक तत्व होंगे, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट जमीन के अंदर पड़े हुए होंगे, उनको अवेलेबल कराने में, अट्रैक्ट कराने में, उनको पूरे पौधे के अंदर पहुंचाने में, उनके बालियों तक, उनके दानों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान होता है पोटाश का। तो पोटाश भी आपको बेसल डोज में लगभग 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से, चाहे भैया महंगा हो कोई दिक्कत नहीं, जरूर डाल देना। इससे अगला है भाई सल्फर। अब सल्फर की भी हमारे खेतों के अंदर, अधिकतर खेतों की बता रहा हूँ, उनकी कमी होती है। सल्फर भी आप दे सकते हो। बेंटोनाइट है तो आप 5 किलो से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, अगर आप 90% ले रहे हो, 80% ले रहे हो, तो 2 किलो से 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से शुरुआत में दे दो। ये भी अच्छा काम करेगी, आगे चलकर क्लोरोफिल भी बना। रही बात कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैंगनीज है, अब इनको हम डीएपी के साथ तो दे नहीं सकते। इनको आप जब अपन पहली सिंचाई करेंगे उस टाइम पर दे देंगे। अब इससे अगली बात करते हैं जो किसान अक्सर हमारे देश में गलती करता है, जिसकी वजह से हमारे देश में गेहूं का उत्पादन कम निकलता है भैया, वो है वैरायटी सिलेक्शन। अब किसान है ना, वो बगैर कुछ सोचे समझे, वो बगैर अपनी मिट्टी के या फिर बगैर वो अपने किस टाइम के ऊपर वो बुआई कर रहा है, वो अगेती कर रहा है, पछेती कर रहा है, तेरे खेत की किस तरह की मिट्टी है, ये चीज़ें छोड़ के ना वो क्या देखता है कि यार टॉप वैरायटी कौन सी है। अब वो वैरायटी हो सकता है भैया उत्तर भारत, अगर आप मध्य भारत में रह रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे आपकी वो वैरायटी बढ़िया उत्पादन ना दे पाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टॉप वैरायटी का चुनाव तो आपको करना ही करना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की उसके अंदर क्षमता है। दूसरा, आपको अपने एरिया के हिसाब से ना वो वैरायटी का सिलेक्शन करना है। जैसे आप उत्तर भारत में रहते हो तो उत्तर भारत की कौन सी वैरायटियाँ, सबसे पहले आप वो देखिए। आपके मिट्टी के अकॉर्डिंग कौन सी वैरायटियाँ, आप वो देखिए। आपकी बुआई का टाइम क्या है, आप अगेती बुआई कर रहे हो या पछेती बुआई कर रहे हो, आप उस हिसाब से उस वैरायटी का चुनाव कीजिए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, इस खेत के अंदर मैं कौन सी वैरायटी लगा रहा हूँ, तो भैया मैं 2 वैरायटी इस खेत में लगा रहा हूँ। एक है भैया ये अजीत कंपनी की 349, जिसको मैं पिछले 2-3 सालों से लगातार बोता आ रहा हूँ। और इससे अगली जो वैरायटी है वो है भाई श्रीराम कंपनी की 303, जो श्रीराम सुपर की 303 रिसर्च वैरायटी है ना, वो वैरायटी। इन दोनों को इस खेत के अंदर बो के देखूंगा और फिर इनके उत्पादन को आपको दिखाऊंगा। इनका क्या कैरेक्टर है, लगातार बुआई से लेकर कटाई तक इनके अंदर क्या कुछ फ़र्कें होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो ये भी आपको गलती नहीं कर, अगेती या पछेती बुआई कर, उस हिसाब से आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना है। इससे अगली अगर अपन बात करें, जो किसान सबसे ज़्यादा गलती करता है, या फिर मैं बताऊँ 90% नहीं 99% किसान जो सबसे बड़ी गलती करता है, इसकी वजह से हमारे गेहूं है ना आगे चलकर पीले पड़ जाते हैं, उनकी जड़ों के अंदर फंगस लग जाती है, उनकी जड़ों में दीमक लग जाती है, या फिर बहुत सी और प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे सन 2023 के अंदर आपने देखा होगा, ज़्यादा ओस की वजह से ना गेहूं की ग्रोथ रुक गई थी, वो पीले पड़ गए थे और किसान बहुत परेशान हुए थे। सबसे ज़्यादा उत्पादन कम होने के अंदर बहुत बड़ा योगदान था कि भैया किसान ने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया, बीज उपचार नहीं किया। अब जो ये बीज है ना, ये तो कंपनियों ने सीधा दे दिया, भैया कट्टों के अंदर पैक करके लो भाई ले जाओ। और इसके अंदर जो ये निकलने वाली 2 पुड़ियाँ हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, उनको यूँ ही निकाल के फेंक देते हैं, यूँ दोनों साइड हटाओ, ये कोई मतलब का नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसके अंदर भाई फंजीसाइड थायरम, अभी कॉन्ट्रैक्ट फंजीसाइड है, अगर इससे आप ट्रीट करोगे तो आपके गेहूं की जो जड़ें हैं ना, उनके आसपास में ज़मीन के अंदर जहाँ पे वो जड़ें जाएंगी, वहाँ पर
फंगस जनित जो बीमारियां हैं ना वो नहीं लगेगी, आपकी जड़ें काली नहीं पड़ेगी, जड़ों के अंदर फंगस जनित बीमारियां बिल्कुल नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, सीड को ट्रीट करना है। एक तो आपको लेना है जो इसके अंदर निकलने वाला थैरम है इसकी पुड़िया, दूसरा आपको इसके अंदर इंसेक्टिसाइड लेना। अब इंसेक्टिसाइड का काम क्या होगा, इंसेक्टिसाइड में आप इमिडाक्लोरोपिड भी ले सकते हो जो गाउचो के नाम से आते हैं, या फिर आप फिप्रोनिल 5% के अंदर जो रीजेंट के नाम से आते हैं ना वो भी ले सकते हो। इनसे क्या होगा, आपके खेत के अंदर अगर दीमक होगी, वाइट ग्रब होगा या नेमाटोड होगा, इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं ना उनके ऊपर आप शुरुआत में प्रिकॉशन कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो। गेहूं की फसल की जो जड़ें हैं ना वो बिल्कुल एकदम वाइट होंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के नीचे तक जाएगी और बिल्कुल शीशे की तरह वो चमकेगी। जितनी अच्छी जड़ें होंगी, जितने स्वस्थ जड़ें होंगी, उतने ही आपकी फसल का जो उत्पादन है वो आगे चलकर अच्छा निकलेगा। तो आपको सीड ट्रीट भी कर लेना है। इससे अगली और सबसे ज़्यादा गलती करने वाले किसान और सबसे ज़्यादा उत्पादन को घटाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाली जो गलती किसान करता है वो सीड रेट सही नहीं रखता है भाई। मतलब गेहूं की जब बुआई करता है तो गेहूं की सही मात्रा अपने खेतों के अंदर वो बुआई नहीं करता। अगर आप अगेती बुआई करने जा रहे हो और आपने बढ़िया उच्च क्वालिटी के बीज ले रखे हैं तो किसान क्या करता है भाई, अक्सर वो भाई 60 किलो 70 किलो और कई जगह से तो मेरे पास ये भी सूचना है कि 1 एकड़ ज़मीन में 80-80 किलो बीज डाल रहे हैं। यार अब सोचिए, इतना ज़्यादा बीज अगर आप अपने खेतों के अंदर डालोगे तो पौधे को साइड में फैलने के लिए जगह कहाँ पे मिलेगी। ना तो उसमें से अच्छे से टिलर से है ना आगे चलकर जो उसके कल्ले निकलेंगे वो निकल पाएंगे। अगर आपने खाद के दम पर अपने खेत में कल्लों का ज़्यादा निर्माण कर भी लिया है तो आगे चलकर ये जो कल्ले हैं ना वो प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील नहीं हो पाएंगे। अगर वहाँ पर वो पहुँच भी जाते हैं बाली तक तो उनकी बालियों की जो साइज है वो छोटा रह जाएगा। अक्सर देखना जिन खेतों के अंदर सीड रेट ज़्यादा होता है उन खेतों के अंदर बालियाँ छोटी रहती है। दूसरा, उनके जो स्टैम्प होंगे ना, पौधे की जो तना होगा वो इतना कमज़ोर होगा कि आगे चलकर अगर हवाएं आएंगी उस टाइम पर, जब हमारे गेहूँ पकड़े होंगे ना उस टाइम पर, तो सिंचाई करते वक्त वो आड़े पड़ जाएंगे। कुल मिला के बात ये है कि भैया अगर आप अगेती बुआई करने जा रहे हो और आपकी ज़मीन के अंदर एक भी दाना नहीं रुकता है, मतलब ज़मीन दानों को नहीं रोकती, अच्छे से वो जर्मिनेट हो जाते हैं 100% आपकी ज़मीन में, तो आप 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से अगेती बुआई कीजिए, 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको पछेती बुआई करनी। तो आपको सीड रेट है ना वो एकदम सफिशिएंट रखना है, इसके अंदर बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। आजकल जो रिसर्च वैरायटी आ रही है ना उनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर टेलर्स की संख्या है ना वो पहले वाली वैरायटी की तुलना में ज़्यादा होती है। इनकी बालियों की जो लंबाई है वो आगे चलकर ज़्यादा लंबी होती है और इनके जो भी यूनिवर्सिटियाँ इन वैरायटी को डेवलप कर रही है ना उनका जो मानना है या कहना है कि भैया 90 क्विंटल पर हेक्टेयर तक ये उत्पादन दे देती है। तो उनके पीछे यही 4-5 कुछ कारण है कि वो अपने गेहूं की बुआई के अंदर अच्छे से खेत की तैयारी, बेसल डोज में संतुलित मात्रा में खाद, बढ़िया क्वालिटी के सीड तो उनके होते ही, साथ ही सीड रेट भी बहुत अच्छा रखते हैं वो। साथियों, ये कुछ 4-5 गलतियां हैं जो किसान हमारे देश में 90% करते हैं। इन गलतियों को बिल्कुल मत दोहराइए और अब की बार जैसे मैंने बताया वैसे आप काम कीजिए। आगे चलकर गेहूं की फसल में जो भी कुछ काम करने होंगे, पहले सिंचाई पर कौन से खाद देना है, उसके अंदर आगे चलकर क्या कुछ करना है भैया, वो हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।